जहां के जोगिंदरनगर में 55 वर्ष की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को धर दबोच लिया है। 3 मुख्य आरोपियों के साथ 2 नाबालिग भी इस वारदात को अंजाम देने में शामिल थे। डीएसपी संजीव सूद ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने मंडी पठानकोट हाईवे पर लगे सीसीटीवी खंगाले तो पुलिस को संदिग्धों की फुटेज के इनपुट भी मिले थे, जिसके बाद इनकी धरपकड़ कर थाने लाकर पूछताछ की गई। मृतक महिला समेत सभी आरोपी नशे में धुत थे। तो दिल दहला देने वाला ये मामला मंडी के जोगिंदरनगर से सामने आया है, जहां एक 55 वर्षीय महिला का सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। और बड़ी बात यह कि 24 घंटे के अंदर इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सौम्या शाम शिवम जी यहाँ पे फोरेंसिक की टीम के पहुंचने से पहले मैं स्वयं भी मौका पे आ गया था। हमने सारे हालात तस्दीक किए और प्रथम दृष्टया जो था ये मामला हमारे को हत्या का लगा, तो जिस पर पुलिस थाना जोगिंदरनगर में जो था वो धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत जो था ये मुकदमा दर्ज किया गया। और इस मुकदमे की तफ्तीश को हमने बहुत गहन तरीके से किया, क्योंकि मामला काफी गंभीर था। इन अभियुक्तों ने जो है उसकी गला घोंटकर, दुपट्टे से गला घोंटकर जो है मृत्यु करी है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये वारदात कब की है, ये महिला कौन थी, कहां जा रही थी, किस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, और जो ये आरोपी थे जिसमें 2 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं, ये लोग कौन थे, कहां से ताल्लुक रखते थे? वीरेंद्र, देखिए, 2 दिन पहले की ये सारी की सारी घटना है। 2 दिन पहले जो रात थी, उस रात की ये घटना जो बताई जा रही है। इस महिला की उम्र तकरीबन 55 वर्ष है और ये महिला यहीं जोगिंदरनगर की रहने वाली है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ये महिला जो है वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी, अपने पति से अलग रहती थी। काफी लंबे समय से जो है महिला अकेली रह रही थी। तो इसका एक बेटा है जो मनाली में काम करता था और ये महिला घर पर अकेली ही रहती थी। और अमूमन जो हमें थोड़ी बहुत जो जानकारी ये भी मिली है कि महिला थोड़ा सा शायद इसकी थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और ये थोड़ा इस प्रकार से इधर उधर जो है वो घूमती रहती थी। तो ये घटना जो है ये 5 लोग जो थे ये जीप में सवार होकर आए, उनके साथ ही महिला पता नहीं न जाने किस तरीके से संपर्क में आई। हालांकि पुलिस जो है इन सब चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये महिला किस तरीके से उनके संपर्क में आई और फिर उन्होंने जो है वो यहाँ पर गैंगरेप को जो है वो अंजाम दिया और उसके बाद फिर इस महिला का जो गला घोंटकर यहाँ से फरार हो गए। और इसमें जो 3 लोग हैं वो तो बालिग हैं, जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, लेकिन 2 इसमें जो है वो नाबालिग भी शामिल है। नाबालिग के बारे में भी पुलिस जो है वो स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से नाबालिग को लेकर थोड़ी जो डायरेक्शन पुलिस को है उस प्रकार से जानकारी तक उनकी साझा नहीं की जा रही है। लेकिन जो 3 बालिग लोग हैं उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, उनसे फिर अब पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को जो है वो सारी की सारी लीड जो है इस मामले में मिली है और उसी आधार पर उन्होंने जो है इन जो युवक हैं, जो लोग हैं, इनको जो है वो गिरफ्तार किया है। अब इनसे जो है वो पुलिस रिमांड का लिया गया है और पुलिस रिमांड के दौरान जो है इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उस रात को ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से जो है इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया, कैसे ये महिला उनके संपर्क में आई, उन सब चीजों को लेकर जो है इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो इन तीनों ने जो प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है पुलिस के द्वारा उसमें अपने जुर्म को जो है इन्होंने कबूल कर लिया है। जी जैसी बिल्कुल वीरेंद्र, अभी पूछताछ बाकी है और पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये 5 जो आरोपी हैं ये कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे और फिर नशे में धुत भी बताए जा रहे हैं, किस मंशा से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बड़ी बात यह है कि जो आप भी जानकारियां दे रहे हैं, महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है और विक्षिप्त थी और ऐसे में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक स्थिति है। साथ ही वीरेंद्र, एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर महिलाओं की, क्योंकि आज से कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो इक्का दुक्का इस तरीके के मामले सामने आते थे, लेकिन आज के समय में और जोगिंदरनगर क्योंकि एक गांव नहीं है, एक शहरी इलाका है और वहां पर अगर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो फिर कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि महिलाएं खेतों में भी जाती हैं अकेले, हिमाचल में लड़कियां स्कूल से भी आती हैं, दूर दराज स्कूल होते हैं तो गांव के रास्ते से अपने घर भी वापस आती हैं, तो कैसे फिर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, ये आगे आने वाले समय के लिए और वर्तमान समय में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैस्मिन आप ठीक कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों के घर काफी दूर दूर होते हैं, लेकिन ये घटना जो शहरी क्षेत्र में घटी हुई है। आपने ठीक कहा, क्योंकि जोगिंदरनगर काफी पॉश इलाका है और वहां पर जो है वो एक बहुत अच्छा सुंदर शहर भी है और उस शहर में जो है वो इस प्रकार की घटना और निश्चित तौर पर जो पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर सवालिया निशान खड़े करता है।
क्योंकि अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो आजकल तो ऐसा कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जो ग्रामीण क्षेत्र जहां पर बड़े कस्बे हैं वहां पर भी पुलिस ने जो है वो रात को अपनी गश्त बढ़ा दी है। शहरी क्षेत्रों में तो पुलिस की जो गश्त है वो 24/7 जो है वो चलती रहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इस प्रकार की घटना अंजाम दी गई, आप ये मान के चलिए 5 या 10 मिनट में तो घटना अंजाम नहीं दी गई। इस घटना को जो है वो थोड़ा लंबा समय लगा, क्योंकि अगर 5 लोग थे, उन्होंने सामूहिक तौर पर दुष्कर्म किसी महिला का किया है, तो 5-10 मिनट में तो ये सब चीज नहीं हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुलिस की उस वक्त जो गश्त थी, जो पुलिस की ड्यूटी थी, वो कहां पर थी। इन सब चीजों को लेकर भी हालांकि हमें जो जानकारी मिली है, डिपार्टमेंट अपने लेवल भी जो है वो इंक्वायरी कर रहा है कि उस दौरान जो है वो रात को किसकी गश्त थी, कहां पर जो है वो पुलिस गश्त की जो टीमें थी वो तैनात थी। इस घटना के बारे में पता क्यों नहीं चला, क्योंकि पूरी रात बीत गई। महिला का शव जो है वो अर्धनग्न अवस्था में उस रेन शेल्टर में जो है वो पूरी की पूरी रात पड़ा रहा। सुबह जब स्थानीय लोग वहां पर आए, तब उन स्थानीय लोगों ने जब वहां पर उस महिला के शव को देखा तो फिर पुलिस को जो है इन्फॉर्मेशन दी गई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप जो सवाल उठा रही है वो वाजिब ही है, और इस पर जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस को, खासतौर पर मंडी पुलिस को जो है वो गंभीरता से सोचने की जरूरत भी है कि अगर महिला इस प्रकार से कहीं रात के अंधेरे में कहीं बाहर अगर आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है तो पुलिस का भी दायित्व बनता है कि उस महिला की जो है वो मदद की जाए। लेकिन हो सकता है कि शायद इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तभी यह घटना जो है अंजाम दी भी गई है। जी जसमीन। बिल्कुल वीरेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 24 घंटे के अंदर हालांकि इस मामले को सुलझा लिया गया, आरोपी पुलिस के कब्जे में है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी, और जो घटना हुई है इसके बाद एक चैलेंजिंग सिचुएशन भी है। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया, नजर आप हालांकि बना के रखें, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए नालागढ़ से खबर देंगे, जहां साई मार्ग में आभूषण की दुकान से चकमा देकर चेन चुराने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर मामले की जांच की है और इसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद ली गई है। पुलिस ने चुराए गए गहने को बरामद कर लिया है। यह भी पता चला है कि आरोपियों ने हाल ही में 2 और आभूषण दुकानों से दुकानदार को चकमा देकर गहने चुराए हैं, जिसकी जांच अभी जारी है। पुलिस थाना में जो है एक सूचना मिली थी कि रिसेंटली जो है बद्दी में 7 तारीख को एक जो ज्वेलर की शॉप जो साई रोड पे है उसमें एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने जो है सोने की चेन पहनने के बहाने से वो जो है वो एकदम गाड़ी बाहर निकल के जो है बाइक पे जो फरार हो गया। तो इस संदर्भ में जो है सिमिलर जो कंप्लेंट है वो 2 और बद्दी थाने में आई थी, जो पिछले माह में जो है 2 ऐसे ही सिमिलर जो व्यक्ति थे उन्होंने अंगूठी और चेन जो है 2 और ज्वेलर शॉप से चुराई थी। तो इस संदर्भ में पुलिस थाना बद्दी में जो है FIR दर्ज करके जो है SHO के द्वारा जो है स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिसमें साइबर सेल के और टेक्निकल सेल की मदद ली गई थी। साइबर सेल की जो है कैमरास जो हमने उनको कैमरास को चेक करके जो उनको ट्रेस किया और ट्रैक किया, तो वो जो 2 व्यक्ति हैं वो जो उस बाइक से जो बाइक यूज हुई थी ऑफेंस में, और वो गिरफ्तार हो गए। 2 व्यक्ति संजू और ब्रिजेश जो है 20 और 22 वर्ष। और शिमला के राज्य सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक की अगुवाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करने वाले हैं। बैठक में जिला परिषद कर्मचारी कैडर की हड़ताल पर कैबिनेट सब कमेटी बनाने का फैसला भी लिया जा सकता है। वहीं इसके अलावा वन विभाग में 2061 वन मित्र भर्ती करने समेत विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने समेत कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल CPS मामले पर भी चर्चा संभव है। तो राज्य सचिवालय में आज सुक्खू कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। जो मुद्दे शामिल हैं उसमें जिला परिषद कैडर कर्मचारी क्योंकि लंबे समय से हड़ताल पर है, उनकी हड़ताल का 11वां दिन है, पंचायत के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। इस पर एक सब कमेटी बनाने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं। सीधे रुख करते हैं शिमला का। राजेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आज सुक्खू कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, और जो खास मुद्दा आज रहने वाला है वो ये जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ की जो पेन डाउन स्ट्राइक है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में पंचायतों का कामकाज, विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं, उसको लेकर कोई बड़ा फैसला इसमें लिया जा सकता है। इसके अलावा क्या एजेंडा है इस बैठक का? बिल्कुल जस्मीन, इस पे सब कमेटी का गठन किया जा सकता है, जैसा कि सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की समस्या को सुलझाने के लिए और मर्ज करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा PGT के पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी कैबिनेट से मिल सकती है। लंबे समय से ये पद वेकेंट चल रहे हैं
तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश सरकार इन पदों को भरने के लिए मंजूरी दे सकती है। और इसके अलावा प्रदेश सरकार के कई अहम फैसले थे जो बजट भाषण मुख्यमंत्री का था, उनमें से भी कुछ एक बातें हैं, कुछ एक शर्तें हैं जिनको मंजूरी आज दे सकते हैं, कुछ एक वायदे मुख्यमंत्री ने उस दौरान किए थे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपदा से पहले शिमला शहर में एटीक की ऊंचाई को लेकर बात कही गई थी प्रदेश सरकार की तरफ से, कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाने को था। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कैबिनेट में जो एटीक की ऊंचाई बढ़ाने 3 मीटर तक करने की मंजूरी दी जाएगी और रिहायशी से बनाने की बात की गई थी, तो आज उसको मंजूरी मिल सकती है क्योंकि आपदा के दौरान इसको रोक दिया गया था। और इसके अलावा और भी उद्योग विभाग से जुड़े हुए कई अहम मसले आ सकते हैं, खासकर जो इंडस्ट्रियल एरिया है बीबीएन वाला या ऊना वाला, हिमाचल प्रदेश के जो बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ पर जो बसें आती हैं बाहरी राज्यों से, उन पर टैक्स कम करने की मांग लगातार की जा रही है क्योंकि एम्प्लॉयज़ इन उद्योगों के आते हैं। बहुत से उद्योग ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज़ हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं लेकिन उनके जो रेजिडेंशियल एरिया है वो चंडीगढ़ में या फिर हरियाणा में या फिर पंजाब में पड़ता है, तो वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर टैक्स कम करने की बात की गई है। इसके अलावा उद्योग जगत में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को लेकर काफ़ी विवाद चला हुआ है। जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग की जाती है उसकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कम करने की बात लगातार की जा रही है, तो उसके ऊपर भी प्रदेश सरकार निर्णय ले सकती है आज कैबिनेट की बैठक में। तो कई अहम फैसले हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं, चाहे वो आम आदमी को रियायत देने की बात हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को रियायत देने की बात हो या फिर जो रिहायशी जिस प्रकार एटीक की ऊंचाई शिमला शहर में बढ़ाने की, हालांकि बदर में ये प्रस्ताव लटक गया था तो आज इसको मंजूरी मिल सकती है। तो तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आज कैबिनेट निर्णय ले सकती है। और जिला परिषद कैडर के कर्मचारी लगातार हड़ताल के ऊपर हैं। नो वर्क नो पे का नियम इनके ऊपर लागू कर दिया गया है। सभी जिला के एडीसी को इस संबंध में सूचना भी दे दी गई है और एडीसी ने आगे इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि इस महीने की सैलरी जो हड़ताल के ऊपर जिला परिषद कैडर के कर्मचारी है उनको नहीं मिलने वाली है। तो अब इसके ऊपर आज कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि जो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन होगा और जल्द ही इनकी समस्या जजमेंट हल कर ली जाएगी। बिल्कुल राजेंद्र, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कई आज महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी और सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के मामले में किस तरीके से कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाता है और सरकार का क्या इस पर रुख रहता है, क्योंकि 11 दिन हो गए हैं पेन डाउन स्ट्राइक को और पंचायतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा रिक्त पद भरने की भी बात कही जा रही है। कई और ऐसी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा हो सकती है और इस पर फीडबैक लिया जा सकता है। राजेंद्र, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे जारी है लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर। चलिए आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से माफी मांगी है। पूर्व
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से माफी मांगने के लिए जयराम रमेश उनके हमीरपुर स्थित आवास पर आए थे, जहां उन्होंने ये माफी मांगी, जिस पर बड़ा दिल दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को माफ कर दिया। वहीं इस माफीनामे को लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि ये सत्य की जीत है। प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके मार्गदर्शन में बीजेपी इतनी विशाल पार्टी बनी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 2 अगस्त 2015 को दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद धूमल ने हिमाचल हाईकोर्ट में जयराम रमेश के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था। और एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। खिलाड़ियों से पीएम मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन से ओलंपिक गेम्स में फायदा मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इस बार भारत ने एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और नए कीर्तिमान के साथ खिलाड़ियों ने 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। शूटिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, आर्चरी में हाईएस्ट एवर मेडल, स्क्वैश में हाईएस्ट एवर मेडल, रोविंग में हाईएस्ट एवर मेडल, फीमेल बॉक्सिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। और आप देखिए, महिला शॉटपुट में 72 साल बाद 4x4 100 मीटर में 61 साल के बाद, आफ्टर 61 ईयर्स, घुड़सवारी में 41 साल बाद, और पुरुष बैडमिंटन में 40 साल के बाद हमें मेडल मिला है। यानी 4-4, 5-5, 6-6 दशक तक देश के कान ये खबरें सुनने के लिए तरस रहे थे। वहीं एशियन गेम्स के खिलाड़ियों के सम्मान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अभिनंदन समारोह का आयोजन करने जा रहा है। अभिनंदन समारोह का आयोजन आज दिल्ली के होटल हयात रेजेंसी में होगा, जिसमें केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि आज शिरकत करेंगे। और नालागढ़ बद्दी नेशनल हाईवे 105 पर हादसा हुआ है। बुढ़ड़ बैरियर पर दर्दनाक हादसा पेश आया है। ट्रक ने बाइक सवार और बच्ची को कुचला है। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। हादसे के चलते भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई है। मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नालागढ़ बद्दी हाईवे 105 की घटना है, जहां एक ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचला है, जिसमें बाइक सवार और बच्ची की मौत हुई है। बुढ़ड़ बैरियर के पास यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। ड्राइवर मौके पर से फरार है और ट्रक को वहीं पर छोड़कर ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। हादसे के चलते नेशनल हाईवे 105 पर भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जगत का रुख करेंगे हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारियों के साथ नालागढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगत, क्या है मौके से अपडेट्स? जी जैस्मीन, बताना चाहता हूँ, ये अभी कुछ ही देर पहले ये सड़क हादसा पेश आया है। एक बाइक पर सवार होकर एक व्यक्ति एक बच्ची और एक अपनी पत्नी के साथ बद्दी की तरफ से नालागढ़ की तरफ आ रहा था। तो जैसे ही वह बुढ़ बैरियर के पास पहुंचा तो अचानक एक ट्रक ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया, जिसमें बच्ची और उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला इसमें घायल बताई जा रही है।
ये जो जिनकी डेथ हुई है ये मियाँपुर गांव के रहने वाले थे और बद्दी साइड से कहीं अपने रिश्तेदारों के पास से अपने घर की ओर जा रहे थे। तो वुड बैरियर के पास ये पूरा हादसा पेश आया है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और दोनों ही के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल लाया जा रहा है। फिलहाल हादसे के बाद से ही लगातार जो जाम है, करीबन आधा पौना घंटा से लगातार जो जाम है वो यहाँ पर लगा हुआ है। आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे 105 पिंजौर से लेकर नालागढ़ तक सड़क की इतनी ज्यादा खस्ता हालत है कि आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे होते रहते हैं। 2003 के बाद की बात की जाए, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हुआ, इंडस्ट्री तो आ गई लेकिन जिस हिसाब से सहूलतें, मूलभूत सुविधाएं, सड़कों की दशा सुधारनी चाहिए थी, जो भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाई है, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की मौत इसी सड़क पर अब तक हो चुकी है। चाहे वो लेबर, काम करने वाले लेबर हो, बाहरी राज्यों से आए हों या फिर स्थानीय लोग हों, ज्यादातर जो हादसों का शिकार होते हैं बाइक और स्कूटरी सवार ही शिकार होते हैं। अब देखना होगा कि ऐसे हादसे होने के बाद भी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस पे कोई सबक नहीं ले रही है। सरकार की ओर से भी कोई ध्यान खासतौर पर यहाँ पर नहीं देखा गया है, क्योंकि हजारों की तादाद में डेली गाड़ियों का आना जाना यहाँ पर है। 2003 के आसपास एक जैसी सड़क की स्थिति थी वही आज चल रही है। यहाँ से 22 टायरे, बड़े बड़े ट्रक्स, ओवरलोडेड ट्रक्स यहाँ से जाते हैं, जिनकी वजह से अभी हादसे होते हैं। सड़कों की दशा वैसी है, लेकिन इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया, 750 से ज्यादा फार्मा हब कंपनियां यहाँ पे, एशिया की सबसे बड़ी फार्मा हब के रूप में अगर कोई राजधानी विकसित हुई है तो बद्दी है। 45% दवाएं पूरे देश की यहीं पर बनती है और ऐसी कोई चीज नहीं जो यहाँ नहीं बनती। करीबन 4000 के आसपास फैक्ट्री हैं टोटल और हजारों की, लाखों की तादाद में 10 लाख के आसपास यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर बड़ी है। बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आए रोजी रोटी की तलाश में, लेकिन यहाँ से काफी जो मजदूर हैं उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। एक्सीडेंटों की वजह से काफी। बिल्कुल जगत, आप सही कह रहे हैं। सिर्फ इंडस्ट्रीज को खड़ा कर देना और बड़े बड़े प्लांट स्थापित कर देना विकास नहीं होता। मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचे, जनता उसका लाभ उठा सके और इस तरीके की वारदातें ना हो, ये भी विकास के दायरे में ही आता है, जो यहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि नालागढ़ बद्दी से आए दिन इस तरीके के हादसों की खबरें जो है वो सामने आती रहती हैं। जगत, आपने कहा कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि वो ट्रक ड्राइवर मौके पर ही ट्रक को छोड़कर फरार हो गया है। लंबा जाम वहां पर लगा हुआ है। नजर आप बना के रखे जगत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी शिमला से एक खबर देंगे, जहां जातीय जनगणना पर बीजेपी के आरोपों पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है और कहा कि बीजेपी की नीति ही डिवाइड एंड रूल वाली है। बीजेपी अदालत जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका महिला आरक्षण भी शगुफा ही है। आगामी लोकसभा के चुनावों में बीजेपी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जिसमें से कि वैसे तो हमारी कांग्रेस की जो नीति है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फैसला हुआ है कि जो है कांग्रेस रूल स्टेट्स जो है वो पे जनगणना जो है वो जाति के आधार पे की जाएगी। इसकी शुरुआत जो है बिहार राज्य ने की है और बिहार राज्य ने जो आंकड़े वो पेश किए हैं उसमें मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस कैटेगरी के या जिस कास्ट के या जिस सब कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर सर्विसेज है या इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स है, उनको जितना उनकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको शेयर मिलना चाहिए। मगर हिंदुस्तान में पिछले बहुत अरसे से जातिगत आधार पे जनगणना नहीं हो रही थी, वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड SC एंड ST कैटेगरी की ही जनगणना हुआ करती थी। तो जो अदर कैटेगरीज है उनकी एग्जैक्ट जो रेशियो है, एग्जैक्ट उनकी क्या संख्या है, उसका किसी को पता नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश में भी जैसे CWC की मीटिंग हुई है और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा है हिमाचल प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होगी। तो मुझे ऐसा लगता है इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति के आधार पे लोगों को लड़ाने और बांटने का कोई काम करती है और पिछले बहुत अरसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर सत्ता को हासिल किया है। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आते और अभी 5 राज्यों के चुनाव कल घोषणा उनकी डेट्स की गई है, फिर 6 महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव भी, तो उन्होंने वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी।
और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।